तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12th सेशन 2026-27 के लिए है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये केमिस्ट्री के कुछ खास क्वेश्चंस हैं और ये क्या है कि पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, PYQ हैं, बार बार इनके पूछे जाने की संभावना है। ये देखिए परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है और ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम देख। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेयान क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। जी हाँ, फ्रेयान क्या है, इसका एक उपयोग बताना है हमें। देखिए यहाँ पे ये टाइपिंग की वजह से ऐसा है, ये लिखा हुआ है CF2Cl2 और ये लिखा हुआ है CHF2Cl। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। मेथेन और एथेन के, मेथेन क्या है आप जानते हैं, CH4 ये क्या है, मेथेन है, और जिसमें कार्बन 2 पाए जाएं वो एथेन है। तो ये जो फ्रेयान है ये किससे बने होते हैं, या तो मेथेन या तो एथेन से। क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न मतलब उसमें क्लोरीन या फ्लोरीन पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर भी ये देखिए क्लोरीन पाई जाती है, फ्लोरीन पाई जाती है, और यहाँ पर भी देखिए आप फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों है। चलिए समझाते हैं आपको इसी पर। देखिए ये CH4 है, CH4 इसे मेथेन कहते हैं, आपको पता है इसे मेथेन कहते हैं। मेथेन क्यों कहते हैं, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। देखिए कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, कार्बन 1 हो तो उसे मेथ कहते हैं, और कार्बन 2 हो तो उसे एथ कहते हैं, और कार्बन 3 हो तो उसे प्रोप कहते हैं। फिर ये चीज आगे चलती ही जाती है। सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एन कहते हैं, एन। डबल बॉन्ड हो तो उसे इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आइन कहते हैं। ये कहाँ होंगे, कार्बन कार्बन के मध्य होंगे, कार्बन कार्बन के मध्य होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही लेता है। तो ये एन इन आइन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 1 है तो इसे क्या कहेंगे, कार्बन 1 को मेथ कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन, एन। तो इस तरीके से कार्बन 1 देखते ही, कार्बन आप देखते ही तुरंत बोलिएगा कि ये मेथेन है, क्या, मेथेन है। ठीक है, कार्बन अगर 2 हो तो उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए कुछ तत्व वर्ग 17 में होते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कुछ तत्व होते हैं जिन्हें हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कुछ तत्व होते हैं जिन्हें हैलोजन कहते हैं, जिन्हें हैलोजन कहते हैं। हैलोजन कौन है, ये देखिए फ्लोरीन है, जिसे फ्लूओरो कहते हैं, फ्लूओरो, फ्लूओरो। और ये क्या है, क्लोरीन है, जिसे क्लोरो कहते हैं, IUPAC नाम जब लिखते हैं, क्लोरो। और ब्रोमीन होती है जिसे ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमीन। IUPAC नाम लिखने में ब्रोमीन दिख जाए ब्रोमो, क्लोरीन दिख जाए क्लोरो, फ्लोरीन दिख जाए फ्लोरो, इसी तरीके से आयोडीन दिख जाए तो उसे आयोडो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आयोडो कहते हैं। ये सब क्या है, वर्ग 17 के हैलोजन है। और ये वर्ग 17 के तत्व हैलोजन अगर इसमें आ जाए हाइड्रोजन की जगह पर तो बस यही चीज हैलो एल्केन बन जाती है। हैलोजन और एल्केन मिलके क्या बन जाता है, हैलो एल्केन। जैसे यहाँ पे अगर कोई ये जुड़ गया एक यहाँ पे Cl,
तो यहाँ पे अब क्या बन गया, CH3Cl, इसका अणुसूत्र होगा CH3Cl, इसे कहेंगे मेथिल, इसे कहेंगे क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा ये। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि CF2Cl2, इसमें क्या था कि पहले ये चारों हाइड्रोजन थे, CH4 मेथेन था, मेथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, और फिर इसमें क्या हुआ कि चारों हाइड्रोजन निकल गए, 4 हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गए, फ्लोरीन 2 आ गए, 2 तो फ्लोरीन आ गए और 2 क्लोरीन आ गए, इसलिए अब इसका अणुसूत्र क्या होगा, देखिए कार्बन 1 है, ऐसे लिखिए C, और फ्लोरीन कितने हैं 2, तो CF2, और क्लोरीन कितने हैं 2, CF2Cl2, देखिए यही ये लिखा हुआ है CF2Cl2। अब इसे कहेंगे क्या, क्लोरीन कितने हैं 2। अब याद रखिएगा, अगर कोई ये चीज ये अगर 1 है तो उसे मोनो कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर 1 है तो उसे मोनो कहते हैं, अगर 2 हो तो उसे डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई, अगर 3 हो तो उसे ट्राई बोलते हैं। कार्बन की बात अलग है, कार्बन आईयूपीएसी नाम रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, है ना, 3 है तो प्रोप, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हैलोजन, 1 होगा तो मोनो कहेंगे, 2 होगा तो डाई कहेंगे, 3 होगा तो ट्राई कहेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये कितने हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो क्या कहेंगे, डाई कहेंगे, डाई क्लोरो, ये है 2 तो क्या लिखेंगे, डाई, है कितने 2 तो लिखेंगे डाई, लेकिन 2 कौन चीज है, क्लोरो, तो लिखेंगे क्लोरो, डाई क्लोरो। और फिर इसी तरीके से ये भी 2 हैं तो ये भी लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई, और ये क्या है, इसका नाम क्या है, फ्लोरीन, तो डाई फ्लूओरो, डाई क्लोरो, डाई फ्लूओरो। लेकिन कार्बन 1 को क्या कहेंगे, कार्बन 1 आपने देखा तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन 1 देखा तो आप कहेंगे कि मेथेन, देखिए 2 हैं तो डाई क्लोरो, 2 हैं तो डाई फ्लोरो, और कार्बन 1 है तो मेथेन, ये डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन, यही लिखा हुआ है, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन। तो आप समझ चुके हैं, इसीलिए ये कहा गया है मेथेन और एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियान कहते हैं। तो आप जान गए कि फ्रियान किसे कहते हैं, जो मेथेन से बनते हैं या एथेन से बनते हैं और उसमें क्लोरीन या फ्लोरीन जरूर होती है, तो उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, फ्रियान कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रियान कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रियान का, ये देखिए इसका एक सूत्र लिखिए, एक क्या यहाँ पे 2 लिखे हुए, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ। अब इसका नाम आप देख लीजिए, देखिए इसमें क्लोरीन कितने हैं, 1, क्लोरीन 1 को क्या कहेंगे, मोनो, तो लिखेंगे मोनो क्लोरो, क्लोरीन 1 को मोनो, तो मोनो क्लोरो, और फ्लोरीन कितने हैं 2, तो क्या कहेंगे, डाई फ्लोरो, डाई फ्लूओरो, मोनोक्लोरो डाई फ्लूओरो, और फिर कार्बन 1 दिखा तो बोलेंगे मेथेन, क्या बोलेंगे, मेथेन। तो ये देखिए मोनोक्लोरो डाई फ्लोरो और मेथेन, मोनोक्लोरो और ये डाई फ्लोरो और ये मेथेन। तो ये देखिए मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को ही फ्रियान कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन, फ्रियान 12 का उपयोग, देखिए फ्रियान 12 के उपयोग है, 2 बार लिख गया है, ये हेडिंग है हमारी। तो रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन एसी कहते हैं, एयर कंडीशनर, इसमें क्या होता है, एक प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, एक प्रशीतक के रूप में।
प्रशीतक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रूम से गर्मी को खींच के बाहर करते हैं। तो आप इसे समझ गए कि फ्रियान क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। कई बार यह सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल CCl3CHO, इसे क्लोरल कहते हैं, इसके साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, DDT। क्या बनेगा, DDT बन जाएगा। ये देखिए CCl3CHO है और ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराएगी। तो आप ये देखिए, बेंजीन किसे कहेंगे, सबसे पहले आप जानिए C6H6 बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन होते हैं सब हमारे। कार्बन कितने हो गए, काउंट कीजिए आप, 1 2 और ये 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। प्रत्येक कार्बन से लगा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन से लगा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन से लगा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और एक कार्बन को छोड़ के अगला कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड तो ये छोड़ दीजिएंगे, ये डबल बॉन्ड, फिर ये छोड़ के ये डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि कार्बन में क्या होता है कि ये ऐसे होना चाहिए, 4 बॉन्ड नजर आना चाहिए कार्बन में, या ऐसे ऐसे नजर आना चाहिए, है ना, या ऐसे ऐसे नजर आना चाहिए। ये कार्बन में ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे नजर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसके पास 4 है, जी हाँ 4 है, इसके पास क्या है, 4 है, 4 है। अगर हम ऐसे यहाँ पर भी कर देते तो इसके पास 2 इधर से 2 इधर से और 1 ये 5 हो जाता, जो कि गलत होता। हाइड्रोजन के पास हमेशा ऐसे 1 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन नजर आए तो आप याद रखिएगा इससे 2 बॉन्ड नजर आना चाहिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, बेंजीन है, जिसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, इस बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं। ये क्या है, बेंजीन है। अब इसमें डबल बॉन्ड के लिए ऐसे कर देते हैं, या फिर सीधे डबल बॉन्ड ही लगा देते हैं, या फिर डबल बॉन्ड ही लगा देते हैं ऐसे, ये छोड़ के ऐसे और ये छोड़ के ऐसे। ये क्या है, बेंजीन है। इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, इन सभी कोने पर बेंजीन है, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। इसमें भी क्या है, सेम यही चीज है, ये तीनों चीज एक ही चीज है यहाँ पे। इसमें भी क्या है, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। इन सभी को क्या कहते हैं, बस एक ही नाम है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है, इन यौगिकों को वलय वाले यौगिक कहते हैं, यानी एरिल, एरिल या वलय यौगिक। क्या कहते हैं, वलय, वलय। देखिए इसमें बीच में क्या है, वलय, बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन CH4 लिखा हो तो ये खुले यौगिक है। इसको कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये एक प्रकार के खुले यौगिक हैं। देखिए ये एक प्रकार के खुले यौगिक हैं, हर तरीके से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इसमें बीच में बाहर नहीं निकला जा सकता है, इसलिए ये बंध श्रृंखला के यौगिक कार्बन हाइड्रोजन कहलाते हैं, है ना, एरिल यौगिक है। अब इसमें एक चीज और देखिए, इसमें देखिए जैसे ये बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन है हमारी। अब जो लगातार क्लास देख रहे हैं वो जानते हैं कि बेंजीन ऐसी बनती है, लेकिन कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, तो कुछ लोग पहली बार भी देख रहे होंगे, तो समझाने के लिए बस बता रहे हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 6। अब इसमें क्या होता है, कोई हाइड्रोजन अगर इससे क्रिया करता है, मान लीजिए क्लोरीन ने क्रिया की, तो हमने बताया था कि यहाँ पे कोई ना कोई हाइड्रोजन हट जाता है, उसके साथ ये जुड़ जाती है। तो इस पे क्या हुआ, मान लीजिए इससे इससे क्रिया की तो ये ऐसे नजर आता। हमने कहा था बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर ये बेंजीन को हम ऐसे लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड, ये छोड़ के ये डबल बॉन्ड और ये छोड़ के ये डबल बॉन्ड। अब जो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन निकलता है तो उसको ऐसे खींच के दर्शा देते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ का निकला है, लेकिन जिसने निकाला है उसको दर्शाते हैं। अब क्लोरीन उस पर जुड़ गई, ये क्लोरीन से क्रिया की और ये यहाँ पे हट गई, इससे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गई, और ये एक H जो हटा है वो क्लोरीन 2 थी, एक यहाँ जुड़ गई, और प्लस यहाँ पे एक उत्पाद बनाएगा HCl। क्या बनाएगा, HCl, एक उत्पाद बनेगा यहाँ पे HCl। तो ये क्लोरीन इस पे ऐसे जुड़ गई, तो अब ये क्या बन जाएगी, हैलोजन है, और ये एरीन यौगिक है, तो इसे बोलेंगे हैलो एरीन। क्या बोलेंगे, हैलो एरीन, इसे बोलेंगे हैलो एरीन, याद रखिएगा। अब ये क्लोरीन है, ये कौन से कार्बन पे जुड़ी है,
तो देखिए ये यहाँ पे ये कार्बन 1 है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये क्लोरीन है, अगर क्लोरीन यहाँ जुड़ रही है, आगे स्लाइड पे हम देखते हैं। इसे क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे। आप जानते हैं इसे बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजीन। इसमें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं। इसमें कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं। अब इसमें क्या होता है? कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अभी हमने बताया हाइड्रोजन कौन होते हैं? हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व, जैसे क्लोरीन होता है ना, और क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। अब अगर यहाँ पे अगर क्लोरीन जुड़ जाती है, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरो, और इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन के बजाय क्लोरोबेंजीन। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। लेकिन यही अगर यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाए तो फिर इसका नाम हो जाएगा, हमने कहा था इसको फ्लोरो कहते हैं, तो जो हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। यही अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो इसकी जगह पे अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और ये बेंजीन। यानी अब इसका नाम पूछे तो क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है इसका? ब्रोमोबेंजीन। मतलब ये जुड़ते जाएंगे। अगर ये दोनों भी अगर हट जाते हैं, ये देखिए यहाँ से ये दोनों भी हट जाते हैं अगर, और आयोडीन जुड़ जाती है, तो अब इसका नाम क्या है? तब इसका नाम होगा आयोडो, और ये क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अच्छा ये देखिए, अब ये सब काम आएगा अभी जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं, और वहाँ ही नहीं, बहुत आगे क्वेश्चंस हैं इस पूरी केमिस्ट्री में, क्लास 12 की केमिस्ट्री में, वहाँ भी काम आएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्बन 1 है, तो ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये कार्बन 1 है। अब इस कार्बन 1 पे अगर क्लोरीन जुड़ जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोबेंजीन है। लेकिन अगर कोई चीज़ कार्बन 2 पे जुड़ती है, याद रखिएगा, कार्बन 2 पे जुड़ती है तो इसमें स्मॉल ओ से दर्शाते हैं, और इसका नाम होता है आर्थो। क्या नाम होता है? इसे कहते हैं आर्थो। क्या कहेंगे? आर्थो। और कोई कार्बन अगर 2 से जुड़ता है, तो अगर कोई कार्बन 3 से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कोई दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे स्मॉल ओ से दर्शाते हैं, उसे आर्थो कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्थो। अगर इसमें कोई कार्बन 3 से जुड़ता है, ऐसे ही कोई चीज़ अगर कार्बन 3 से जुड़ता है, यहाँ पे कार्बन 3 से जुड़ता है, तो उसे इस तरीके से m से दर्शाएंगे और उसे मेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटा। और ऐसे ही कोई कार्बन 4 से जुड़ता है, कोई हाइड्रोजन या मेथिल समूह कार्बन 4 से, तो 4 वाले कार्बन 4 से जुड़ता है तो उसे p से दर्शाते हैं इस तरीके से, और उसे पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ नहीं जुड़ी है, बल्कि यहाँ का हाइड्रोजन है, और क्लोरीन कहाँ जुड़ी है? क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जुड़ी है। तो क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जुड़ी है, तो हम इसे सबसे पहली बात तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन को सबसे पहली बात तो ये क्लोरोबेंजीन है। इतना तो आप जानते हैं, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्या क्लोरीन जुड़ी है? क्लोरीन किस पे जुड़ी है? दूसरे कार्बन पे। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 क्लोरोबेंजीन, तो साफ साफ पता है। पहले ऐसे नहीं पता चलता है कि क्लोरोबेंजीन है, इसमें साफ साफ है कि बेंजीन में क्लोरीन जुड़ी हुई है, लेकिन कहाँ जुड़ी हुई नहीं पता चल रहा है। लेकिन 2 क्लोरोबेंजीन तो हम जान जाते हैं कि दूसरे कार्बन पे जुड़ी हुई है। तो इसे 2 क्लोरोबेंजीन के बजाय अगर कह दिया जाए सीधे आर्थो, क्या लिखा होगा? ओ से आप आर्थो कहेंगे, और लिख दिया जाए आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या
आर्थो क्लोरो। जैसे आर्थो आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये जो क्लोरीन है आर्थो मतलब दूसरे कार्बन पे जुड़ी हुई है। किस पे जुड़ी हुई है? दूसरे कार्बन पे जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरीके से अगर ये दूसरे नहीं बल्कि तीसरे कार्बन से जुड़ी हुई है तो क्या कहेंगे ऐसी पोजीशन में? देखिए दूसरे कार्बन पे कोई चीज हो तो उसे स्मॉल ओ से दर्शाते हैं और नाम देते हैं आर्थो। तीसरे कार्बन पे अगर कोई चीज जुड़ी हो तो उसे एम से दर्शाते हैं स्मॉल और नाम देते हैं मेटा। और चौथे कार्बन से अगर कोई चीज जुड़ी हो तो स्मॉल पी से दर्शाते हैं, नाम देते हैं पैरा। अब देखिए जैसे यहाँ अगर क्लोरीन जुड़ी हुई है तो इसे हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। पहली बात तो क्लोरीन जुड़ी है, क्लोरीन कहीं भी जुड़े क्लोरोबेंजीन तो कहेंगे ही, क्लोरोबेंजीन तो कहा ही जाएगा, क्लोरोबेंजीन है। लेकिन ये कैसी क्लोरोबेंजीन है? तो तीसरे कार्बन को क्या कहेंगे? मेटा। तो ऐसे सीधे लिख देंगे मेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और क्लोरीन कहाँ यहाँ जुड़े चौथे कार्बन पे तो केवल ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन। पैरा देखते ही हम जान जाएंगे क्लोरीन कहाँ जुड़ी है, चौथे कार्बन पे जुड़ी है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि 2019-2020 कई बार पूछा गया है। अभी हम बता के गए हैं जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए H2SO4 ये है, क्लोरल ये है। तो ये देखिए CCl3CHO क्लोरल लिया और अभी जो क्लोरोबेंजीन बता रहे थे, क्लोरोबेंजीन कैसे बता रहे थे? ऐसे बता रहे थे क्लोरोबेंजीन। ये देखिए हमने बताया था इसमें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गई, ये क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सभी हैं, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन हट गया है। समझ रहे हैं बात? अब कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन को जगह पर ये क्लोरीन जुड़ गई, तभी क्लोरोबेंजीन नाम आया है। अब इस वाले हाइड्रोजन को खींच के यहाँ दर्शा दिया गया है और इसको पूरा ऐसे रखा गया है। तो देखिए क्लोरीन कहाँ इधर चली गई, समझ में आ रही बात? देखिए क्लोरीन किधर इधर चली गई और इस वाले हाइड्रोजन को नीचे रख दिया गया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से दो क्या ली गई हैं, दो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ली गई हैं, दो क्लोरोबेंजीन ली गई हैं क्लोरल के साथ और ये सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया होती है। तो जैसे ये क्रिया होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना आप अगर देखिए तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इतना -H2O। माइनस क्यों लिख रहे हैं? मतलब ये इतना जल का अणु विलोप हो गया है। अगर इतना ये जल का अणु निकल गया तो बच्चा क्या हमारा CCl3CHO लिखा हुआ था, तो CCl3CH वही हमने यहाँ लिख दिया CCl3CH। बाकी इधर क्या है, इधर जैसा था वो दोनों उठा के इधर ऐसे लिख दिया और ये दोनों हाइड्रोजन से जुड़े थे, हाइड्रोजन तो निकल गए तो ये दोनों आके इस CH से जुड़ गए। किस? इस वाले CH से, ये दोनों इस वाले CH से जुड़ गए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अब इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए, पहली बात तो ये DDT है, DDT क्या है? DDT। तो इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है, सेम वैसे ही रख दिया गया है यहाँ पे ऐसे। तो P क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये क्लोरीन है, चौथे कार्बन से जुड़ी हुई है। पहला कार्बन यह हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो P पहला है इसके लिए और फिर दूसरी P है इसके लिए। तो इस तरीके से क्लोरीन कितनी हो गई? दो हो गई। तो लिखा हुआ है इसीलिए डाई क्लोरो। क्या लिखा हुआ है? डाई क्लोरो। P यानी पैरा पैरा लिखा हुआ है, यानी क्लोरीन दो है, एक बेंजीन में चौथे कार्बन पे है, फिर दूसरे बेंजीन में भी ये क्लोरीन चौथे कार्बन पे है। तो P डाई क्लोरो और फिर डाई फेनिल। दरअसल बेंजीन जो होती है ये बेंजीन है और बेंजीन में से कोई एक हाइड्रोजन कहीं का भी निकल जाए तो ऐसी पोजीशन में बेंजीन को फेनिल कहते हैं। बेंजीन को क्या कहते हैं? बेंजीन को फेनिल भी कहते हैं। बस कोई एक हाइड्रोजन लॉस कर दे और उसमें कोई और चीज जुड़ जाए तो फेनिल कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? फेनिल है। क्या है? फेनिल है। तो P डाई क्लोरो डाई फेनिल। और फिर ये कितने हैं? क्लोरीन तीन,
तो इसीलिए लिखा है ट्राईक्लोरो। फिर कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। और ये हाइड्रोजन भी यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन हकीकत में है कहाँ पे? यहाँ पे, तभी तो कार्बन के चारों ओर 4 बाण नजर आएंगे। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ थोड़ी ना है, बस दर्शाया गया है। ये यहाँ पे है कार्बन, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे है, लेकिन लिखा वैसे ही जाता है, जिस तरीके से लिखा था रिएक्शन में उस तरीके से ही लिखा जाता है। बस समझाने के लिए बता रहे थे आपसे। ये देखिए CH। तो ये रिएक्शन आपको बहुत लग रहा होगा मुश्किल से याद होगी, जबकि बहुत आसानी से याद हो सकती है। इधर क्या है? CCl3CHO, क्या लिया? क्लोरल। CCl3CHO इस तरफ ले लिया, अब प्लस का निशान लगाया, बहुत वेरी सिंपल। फिर क्लोरोबेंजीन लिया, इस तरीके से लिख दिया क्लोरोबेंजीन, एक ऊपर एक नीचे क्लोरोबेंजीन लिख दिया। और फिर इधर तो क्लोरीन नजर आ ही रही है, इस तरफ एक एक हाइड्रोजन को निकाल के इस तरफ लिख दिया। तो यहाँ CCl3CHO और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, CCl3CHO क्लोरल हो गया और यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन। अब इसमें क्या है? जल का अणु निकल गया। जब जल का अणु निकल गया तो ये जो CCl3CH बचा था यहाँ लिख दिया उठा के CCl3CH, और ये दोनों जैसे थी वैसे लिख दिया। अब इन दोनों से ये जब हाइड्रोजन निकल गया तो इसको पकड़ के सीधे H में जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या? H में जोड़ दिया। नाम रखना बहुत आसान है, DDT। तो ये है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। एथेन क्यों कहते हैं? कार्बन यहाँ पे 2 है। तो उम्मीद है अच्छी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, बहुत आसानी से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। और बनता कब है? जब क्लोरल की बेंजीन के साथ क्रिया होती है सांद्र H2SO4 के साथ। तो जब सांद्र H2SO4 के साथ कोई भी चीज आएगी तो वो गर्म। डेल्टा हमें ये बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है? गर्म हो रही है। तो आगे पूछते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? DDT का पर्यावरण पर अत्यधिक विषैला हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जैव अपघट्य नहीं है। जैव अपघट्य मतलब बहुत सारी जैविक चीजें आपने देखी होंगी, जब वो डेड होती है, मृत होती हैं, तो वो क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो कोई भी वस्तु जो समाप्त हो जाए पृथ्वी में, उसी तरीके से फिर से विलीन हो जाए, सरल टुकड़ों में बट जाए, खत्म हो जाए, तो उसी को जैव अपघट्य कहते हैं। सभी जीवित जंतु पेड़ पौधे जैव अपघट्य हैं। लेकिन ये क्या है कि देखिए, DDT जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, यह जैव अपघट्य नहीं है, जो कि बहुत घातक हो सकता है। बहुत घातक हो सकता है समस्त जंतुओं के लिए, मानव के लिए भी। तो इस कारण से कई देशों में उपयोग बंद कर दिया गया है। किसका? DDT का उपयोग बंद कर दिया गया है। सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण या कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से प्रयोग किया जा रहा है। नुकसान भी है इसके, लेकिन भारत में इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये सस्ता होता होगा इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन और भी कीटनाशक हैं, जैसे BHC, इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, इसका भी DDT की जगह पर यूज किया जा सकता है। तो DDT पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कई बार पूछा गया, तो आप सीधे बता दीजिएगा जी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जैव अपघट्य नहीं है, इसलिए इसका वातावरण में काफी लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए लिखा हुआ है सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? सैंडमेयर अभिक्रिया पर। तो देखिए एक और लिखा हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो कई तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, 2018-20 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, क्यूप्रेस लवण की उपस्थिति में, क्यूप्रेस कॉपर के साथ कोई चीज पाई जाए तो उसे क्यूप्रेस लवण कहेंगे। Cl पाया जाए तब भी क्यूप्रेस हो गया लवण, और ये Br पाया जाए तब भी क्यूप्रेस लवण। क्यूप्रेस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही, दरअसल नाभिक स्नेही इससे कहते हैं इसमें माइनस होना चाहिए। ये दरअसल GaCN साइनाइड है और ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन है। जब ये माइनस होंगे तो नाभिक स्नेही, नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन हमेशा माइनस, प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस दोनों के बीच आकर्षण होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा, इसीलिए कहा है कि क्यूप्रेस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही। ये ऋणात्मक है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की ओर आकर्षित होंगे, नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, नाभिक स्नेही है। डाईएजोनियम लवण के डाईएजोनियम समूह को देखिए, किसी भी यौगिक में जो ये वलय वाला यौगिक है इसके साथ ये पाया जा रहा है, या खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी होते हैं, अगर उसके साथ N2+Cl- ये पाया जाए तो इसे डाईएजोनियम समूह कहते हैं।
और ये जलीय विलयन में प्लस माइनस हो जाता है, जैसे NaCl है, ऐसे ठोस पाया जाता है NaCl, लेकिन जलीय विलयन में Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है, क्योंकि ये जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या होता है, विभाजित रहता है, टूट जाता है। जलीय विलयन में ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो देखिए क्यूपरस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही डाईएजोनियम लवण के डाईएजोनियम समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरिल साइनाइड या हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइलाइड। दरअसल CN जुड़ जाए तो साइनाइड, अगर इसमें CN जुड़ जाता है साइनाइड बन जाता है, और कोई हाइलोजन जुड़ जाए तो हाइलाइड बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या ये लिया, तो हम इसे कह सकते हैं ये कौन सा समूह है, ये है बेंजीन। ये इतना क्या है? बेंजीन। तो हम इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, CuCl HCl लिया गया। अब याद रखिएगा CuH दोनों में होता है। अब यहाँ जो Cl लेंगे वो भी इसके साथ लेंगे, तो ये जो यहाँ पे लेंगे वही चीज इसको कट करके इसकी जगह पे जुड़ जाएगी। देखिए क्लोरीन लिया था यहाँ पे क्लोरीन, और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गए और नाइट्रोजन गैस निकली। देखिए अगली स्लाइड पर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये भी वही है। तो ये चीज हम पहले से ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज पहले से ले लेते हैं। अब इसमें अगर Br लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी Br लगेगा, और यहाँ Cn लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी Cn लगेगा। जो यहाँ लगाएंगे वही चीज यहाँ पर लगेगा, वही चीज यहाँ पर लगेगा। अब देखिए Br लगा तो इसको कट करके इस चीज में Br जुड़ गई, तो ये क्या होगी, ब्रोमोबेंजीन। और Cn इसमें इसको कट करके Cn जुड़ जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, CN समूह साइनाइड होता है, तो बेंजीन साइनाइड, बेंजीन। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिल साइनाइड बन जाता है। अगर इसमें CN जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा, और हाइलाइट कब बनेगा, जब कोई हाइलोजन जुड़ेगा। आप जानते हैं हाइलोजन किसे कहते हैं, तो जानते हैं कि फ्लोरीन को कहते हैं, क्लोरीन को कहते हैं, और ब्रोमीन को कहते हैं, आयोडीन को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये एक रिएक्शन ही लिख दे काफ़ी है, लेकिन देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको बनाइए, इसको बनाइए। याद करना बहुत आसान है, जो चीज़ यहाँ पे बनाई है इस तरीके से, सेम वही चीज़ यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे Cu और H लेंगे, अब जैसे ही यहाँ पे Cl लेंगे तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगी, और नाइट्रोजन सभी में निकलेगी। ये देखिए नाइट्रोजन सभी में निकलेगी। देखिए N2Cl N2Cl यहाँ पर भी है, CuH इसमें है। अब यहाँ पे अगर Br लिया तो यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, और Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। CN इसमें लिया तो CN यहाँ पर भी लेना होगा, और इसमें ऐसी पोजीशन में CN आपको नजर आएगा, ठीक है। तो बेंजीन डाईएजोनियम समूह बनाइएगा, तो बेंजीन बनाइएगा, फिर N2Cl लिखिएगा। अब रिएक्शन के ऊपर Cu और H लिखिएगा। अब अगर यहाँ Cu के साथ क्या लगा रहे हैं, Br, तो फिर इस तरफ भी Br लगाएंगे, और उस तरफ बेंजीन के उस तरफ जो जुड़ेगा वो भी Br ही जुड़ेगा। तो इसमें से तीनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल हमारा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। लिखा हुआ है डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो ये तो अभी हम बता चुके हैं। डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। डाईएजोनियम क्या है, ये वही तो है, ये देखिए डाईएजोनियम यही तो था। सबसे पहले ये बेंजीन बनाते हैं, इसमें आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो या चक्राकार वो भी बना सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है, N2 और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें Cu क्या होगा यहाँ पे, CuCl। क्लोरोबेंजीन बनाना तो जाहिर सी बात है क्लोरीन लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे। यहाँ पे CuCl और क्लोरीन लिया। अब यहाँ पे क्लोरीन लिया तो इसमें इसको कट करके आगे क्लोरीन ही जुड़ जाएगी। ये देखिए क्या जुड़ेगी, क्लोरीन। क्या जुड़ेगी, क्लोरीन। देखिए डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ पे अब क्लोरीन जुड़ जाएगी, और नाइट्रोजन गैस हमने कहा था सभी में निकलेगी। तो ये देखिए बेंजीन डाईएजोनियम है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसे डाईएजोनियम लवण भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डाईएजोनियम लवण भी कहेंगे। और ये क्यूप्रिक लवण की उपस्थिति में ये क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन। यही तो कह रहा था क्लोरोबेंजीन। तो ये देखिए क्लोरो, और ये क्या है, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बन गई, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा सवाल हमारा है मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे। मेथिल आयोडाइड, तो देखिए CH3 समूह को मेथिल कहते हैं, हमने लिख दिया CH3, मेथिल समूह, आयोडीन लगा दिया। तो ये देखिए मेथिल, और ये आयोडीन से आयोडाइड।
तो इसे क्या कहेंगे? मेथिल। इसे क्या कहेंगे? मेथिल आयोडीन को आयोडाइड। ये सामान्य नाम है यहाँ पे, मेथिल आयोडाइड। आईयूपीएसी नाम नहीं है। आईयूपीएसी नाम होता तो इसको कहेंगे आजडो, और ये कार्बन एक है मेथेन, तो बस आजडो मेथेन ये हो जाता। तो मेथिल आयोडाइड है, और मेथिल आयोडाइड के हम यहाँ पे 2 अणु लेते हैं। ये एक अणु मेथिल आयोडाइड है, और हम यहाँ पे मेथिल आयोडाइड के 2 अणु लेते हैं। कितने? 2 अणु लेते हैं मेथिल आयोडाइड के। इसकी सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से क्या बनेगा? CH3 CH3। ये हमारा मुख्य यौगिक है। बाकी अगर हम ये इस तरफ ना लिखें, सोडियम आयोडाइड, ये क्या है? सोडियम आयोडाइड। और ये क्या है? एथेन। कार्बन 2 आपको नजर आ रहे हैं, कार्बन 2 आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। कार्बन 2 को एथ कहेंगे, सिंगल बॉन्ड एथेन। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ है? मेथिल आयोडाइड से हमें एथेन प्राप्त करना था, मिल गया है। आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आई, चलिए उसको यहाँ पे हम यहाँ समझाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको इस तरीके से, CH3I। अब प्लस इसको लिख दिया हमने 2Na प्लस। ये देखिए कितने थे? 2 थे, तो अभी एक ही लिखा है, एक और लिख रहे हैं CH3I। ये देखिए जो ये लिखा है वो ये लिखा है, मेथिल आयोडाइड ये भी, मेथिल आयोडाइड ये भी है। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं? शुष्क ईथर। क्या लेते हैं? शुष्क ईथर। क्या लिया? शुष्क ईथर लिया। अब यहाँ पे ये इतना देखिए बाहर निकल जाता है, ये इतना समूह बाहर निकल जाता है, ये इतना बाहर निकल गया, ये इतना बाहर निकल गया, 2Na और 2I। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? सीधे यहाँ पे हमने लिख दिया 2Na। सोडियम भी 2 हो गए और ये आयोडीन भी 2 हो गए। अगर आगे हम 2 लगाते हैं तो ये जितने भी हैं 2 होंगे। हम बता चुके हैं पहले भी कि अगर ये 2 ऐसे है और आगे A B C ऐसे है, तो A भी कितने हैं? 2 हैं, B भी कितने हैं? 2 हैं, और C भी कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जब ये इतना बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? CH3। यहाँ पे हमने लिख दिया इसे CH3, और फिर इस तरफ क्या बचा? ये भी CH3 बचा। तेज तो बाहर निकल गया, तो ये देखिए क्या बचा? वही एथेन। तो इस तरीके से एथेन, तो मेथिल आयोडाइड से एथेन। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपकी समझ में आई है तो लाइक करिए, और यूपी बोर्ड ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।